हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश अवस्थी सर। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जहां तक हो गए थे उसके बाद तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करना। पिछले वीडियो में जहां तक क्वेश्चंस हो गए थे उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद कॉन्टिन्यूएशन में ये हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जहाँ पे एंड किया था पिछले वीडियो में देख लेना, जस्ट उसके बाद हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे एंड किया था उसके बाद, राइट द कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग अ रेनबो, शो बाय ड्राइंग सुटेबल डायग्राम हाउ वन अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो तुम जानते हो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये सारी चीजें हट गई हैं अभी, तो अभी ये हमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A ray PQ is incident normally on the face AB of a triangular prism। तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म का और जो रे उस पर इंसिडेंट है, फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं। जो प्रिज्म के ये क्वेश्चंस हैं ये आजकल बहुत आते हैं, जो भी हम लोग ये करने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस आजकल आते हैं अक्सर। ये फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 42 तक हम लोग पहुंच गए हैं। ये प्रिज्म हमको गिवन है, ये लाइट है जो परपेंडिकुलर आ रही है, PQ नाम दिया है इसको, ये 90 डिग्री है, ये प्रिज्म एंगल 60 डिग्रीज है। अब देखो ये कह रहे हैं, अ रे PQ इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 60 डिग्रीज of a transparent material of refractive index 2/√3 as shown in the figure। तो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी हमको गिवन है और ये है 2/√3। अब कह रहे हैं, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म, ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ डेविएशन तो खैर हमें कैलकुलेट करना ही है। उसके बाद हमको पाथ ट्रेस करना है कि ये लाइट रे जो यहाँ पे प्रिज्म में जा रही है वो किधर जाएगी, वो ऐसे सीधे चली जाएगी, इस फेस से पास होगी, या कहीं उसका TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये चेक करना है कि इसका TIR होगा कि नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है। तो अगर ये AB फेस के नॉर्मल आ रही है लाइट रे, तो यहां से वो सीधी चली जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, तो सीधे वो चली जाएगी। तो ये ऐसे सीधे चली जाएगी यहां से। इस फेस पे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर देखें तो ये वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कैसे निकाल सकते हो भाई, ये 90 हो गया हमारा, ये 90, ये 60, तो ये एंगल हो गया 30, तो ये फिर से हो गया 60। फिर से समझ लो, ये 90 क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90, ये 90, ये 60, तो ये 30 हो गया। अब दिस प्लस दिस 90 है, तो अगर ये 30 था तो ये 60 हो गया। तो ये एंगल यहाँ पे 60 डिग्रीज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे I हमको गिवन है, I है हमारे पास 60 डिग्रीज, हेंस जो साइन I होगा वो हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 होता है √3/2। क्लियर है? अब देखो, हमने बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हायर होगा। तो अब हम क्रिटिकल एंगल निकालेंगे और देखेंगे कि वो हायर है या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस हायर है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हायर हुआ क्रिटिकल एंगल से तो TIR हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं, तो यहां पे हम लोग निकालेंगे साइन IC निकालने जा रहे हैं, और ये होता है 1/n, और n हमको गिवन है, तो साइन IC हो गया, ये हो गया 1/2/√3, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा। साइन IC हमको मिल गया √3/2, और √3/2 वैल्यू होती है 60 पे, तो यहां से हमको मिल गया
साइन IC इज इक्वल टू साइन 60, सो IC इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। अब देखो ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमारे पास 60 था और क्रिटिकल एंगल भी 60 आ रहा है, और जब ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होते हैं तो वहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के लिए हम लोग इसको ट्रेस करेंगे। चूंकि क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हैं तो वहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्रीज होता है। तो 90 डिग्री होगा, ये नॉर्मल है, तो यहां से जो रे जाएगी वो इसके 90 डिग्री पे जाएगी, मतलब इसी फेस के अलॉन्ग जाएगी। तो ये जो इमर्जेंट रे होगी वो हमारी ऐसे ही चली जाएगी। तो पहली बार जो एंगल ऑफ इमर्जेंस हुआ वो तो यही हो गया सीधा सीधा, ये 90 वाला, ई हमारा 90 डिग्री हो गया। तो जो एक और क्वेश्चन था इसमें हमको एंगल ऑफ इमर्जेंस बताना था, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस यहाँ पे हो गया 90 डिग्रीज। तो ई विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये यहां से क्लियर हो गया डायग्राम से। अब एक पार्ट और था क्वेश्चन में, ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन भी हमको बताना है। एंगल ऑफ डेविएशन देख लेते हैं। तो देखो, हमने बताया था, एक रिलेशन देखा था कि जो D होता है ये होता है बेसिकली I प्लस E माइनस A, ये एक रिलेशन होता था एंगल ऑफ डेविएशन का, जब प्रिज्म में हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। तो यहां से I ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस था इस फेस पे, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो खैर 0 है, क्योंकि यही नॉर्मल है इस फेस पे और यही लाइट रे आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। तो I तो 0 हो गया, और E है हमारे पास 90 डिग्रीज, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 है, तो ये 90 हो गया, और एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्रीज, तो माइनस 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। सो एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 is kept in contact with the concave lens of focal length f2, find the focal length of the combination। तो हमने बताया था कि जब टू लेंसेज को हम लोग कांटेक्ट में रखते हैं उस टाइम पे रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होती है, उसी की हेल्प से हम लोग लिखेंगे नेट फोकल लेंथ या रिजल्टेंट फोकल लेंथ। तो देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f1 है और कॉन्केव की f2 है। तो जो 43rd क्वेश्चन है उसमें जो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ये तो f1 है, और जो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस ये माइनस f2 होगी, चूंकि f2 गिवन है और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर होता है, उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है, तो वो माइनस f2 होगी। अब हमको रिजल्टेंट फोकल लेंथ चाहिए, तो जब लेंसेज कांटेक्ट में होते हैं तब हम लोगों ने एक रिलेशन डेराइव किया था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। हम लोग f1 और f2 की वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/- ऑफ f2। एलसीएम ले लो, तो 1/f इज इक्वल टू f2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस f1 यहाँ आ जाएगा और डिवाइडेड बाई f1 f2। सो हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो फाइनली f हमको मिल जाएगा इस केस का f1 f2 डिवाइडेड बाई
F2 माइनस F1, ये हो जाएगी रिजल्टेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। क्लियर है? लिख लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, when monochromatic light travels from a rarer to a denser medium, explain the following giving reasons. Is the frequency of reflected and refracted light same as the frequency of incident light? तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो 44th क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि जब लाइट हमारी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे क्या इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है स्पीड बाय वेवलेंथ। तो जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है तो उसकी वेवलेंथ भी n से डिवाइड हो जाती है, उसकी स्पीड भी n से डिवाइड हो जाती है। तो जब हम लोग इसका रेशियो लेते हैं तो वो n और n कैंसिल हो जाता है और वो फिर से हमारी स्पीड बाय वेवलेंथ जो ओरिजिनल थी उसी का रेशियो आ जाती है। इस वजह से फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ये उसका रीजन है कि चूंकि वेवलेंथ भी डिवाइड हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से और जो स्पीड है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगी, तो जब रेशियो लेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं, डज द डिक्रीज इन स्पीड इंप्लाई रिडक्शन इन द एनर्जी कैरीड बाय लाइट वेव? कह रहे हैं कि चूंकि स्पीड तो डिक्रीज होगी जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी, तो क्या लाइट के वेव की एनर्जी भी डिक्रीज होगी? तो एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी। एनर्जी डिक्रीज इसलिए नहीं होती है क्योंकि लाइट एक्चुअल में हमारी पार्टिकल भी तो है, और पार्टिकल के फॉर्म में जब वो ट्रेवल करती है तो उसकी एनर्जी एच न्यू होती है, जहां पे न्यू होता है फ्रीक्वेंसी और एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस वजह से चूंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है तो लाइट की एनर्जी भी चेंज नहीं होती है। क्लियर है? तो एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब ये कह रहे हैं 45th क्वेश्चन में, राइट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कंडीशंस हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, दो कंडीशंस थी, दोनों लिख चुके हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, राइट द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। तो ये हमने रिलेशन, ये 45th का सेकेंड पार्ट है। तो 45th का सेकेंड पार्ट देखो, हमने बताया था कि जो साइन आईसी होता है वो होता है N2 बाई N1। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन होता है एंगल ऑफ या क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। लिख लो। N1 होता है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे वो डेंसर होगा। N2 होता है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे वो रेयरर होगा। और IC है हमारा क्रिटिकल एंगल। तो यही रिक्वायर्ड रिलेशन है, यही हमें लिखना था। अब ये कह रहे हैं 46th क्वेश्चन में, कह रहे हैं अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर is placed coaxially in contact with the concave lens of focal length 20 centimeter. Determine the power of the combination. Will the system be converging or diverging in nature? तो करते हैं वन बाय वन। इसमें बेसिकली पहला लेंस कॉन्वेक्स है और उसकी फोकल लेंथ है 25, तो ये प्लस 25 सेंटीमीटर होगी। दूसरा है कॉनकेव, तो इसकी फोकल लेंथ माइनस में होगी और ये 20 सेंटीमीटर गिवन थी तो माइनस 20 सेंटीमीटर होगी। हमको रिजल्टेंट पावर बताना है और बताना है कि सिस्टम कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। तो अगर पावर पॉजिटिव आएगी तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा,
तो फिर वो कन्वर्जिंग होगा, और अगर पावर निगेटिव आएगी तो वो कॉनकेव लेंस होगा तो वो डाइवर्जिंग होगा। तो पहले पावर निकालते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखो पहले तो हम लोग रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/25 प्लस 1/-20। एलसीएम ले लेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 4 और ये -5 तो -5 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो गया 1/f इज इक्वल टू, ये -1/100 हो गया। तो f बेसिकली हमको मिल गया -100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमको -100 सेंटीमीटर मिली है। तो अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड हो जाएगी। तो मीटर में जब फोकल लेंथ हम लोग लिखेंगे तो f हो जाएगा -100/100 मीटर्स। तो f हो जाएगा -1 मीटर। फोकल लेंथ है हमारी -1 मीटर। अब हमने बताया था कि जब पावर हमको निकालना होता है तो हमें 1/f करना होता है, बट कंडीशन ये होती है कि ये फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, और फोकल लेंथ मीटर में हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली है, कैलकुलेट कर ली है, उसको पुट कर देंगे जस्ट। तो अब पावर हमें मिल जाएगा इस बार P इज इक्वल टू 1/-1, तो P हो जाएगा -1 डायोप्टर। तो नेट पावर हमारी आ रही है -1 डायोप्टर, और चूंकि ये माइनस में आ रही है, निगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये कॉनकेव लेंस की पावर है। तो जो रिजल्टेंट लेंस होगा वो कॉनकेव नेचर का होगा, यानी कि डाइवर्जिंग नेचर का होगा। तो रिजल्टेंट लेंस विल बी कॉनकेव इन नेचर और डाइवर्जिंग इन नेचर। क्लियर है? लिख लो। ये क्वेश्चंस चाहिए होंगे किसी को तो वो ले सकता है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके या कमेंट्स में लिख के। और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो लिख के, उसे मैं सॉल्व करके बता देंगे या समझा देंगे। अब ये कह रहे हैं 47th में ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। देखो ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे आ रहे हैं। फिर वैसा ही लाइट एक जो प्रिज्म में एंटर कर रही है उसका पाथ हमें ड्रॉ करना है। प्रिज्म इस बार कुछ ऐसी है। ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये ऑटोमेटिकली 30 होगा, और लाइट आ रही है इसके परपेंडिकुलर ऐसे। हाँ, अब कह रहे हैं ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ABC एज शोन इन द फिगर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3, और यहाँ पे जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हमको गिवन है √3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। और फिर से हमको एंगल ऑफ इमर्जेंस बताना है। तो देखते हैं। तो जब भी कभी ये पाथ आता है ड्रॉ करने को, तो एक चीज अब तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि जब पाथ आ रहा है तो बार बार हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट लौट आएगी, और नहीं तो वो पास कर जाएगी। खैर, यहां से तो लाइट चूंकि नॉर्मली इंसिडेंट है तो ये सीधे चली जाएगी इस फेस तक, इस वाले फेस तक। तो यहां से तो सीधे वो आ जाएगी ऐसे। अब बात पूरी इस फेस पे डिपेंड करती है। यहां पे हमको देखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तब तो लाइट ऐसे चली जाएगी, नहीं तो इस फेस से बाहर जाएगी। तो देखते हैं। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम लोग देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा, ये 60 होगा तो ये 30 होगा। फिर से समझ लो, ये 90, ये 30, तो ये 60, एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90। सो इफ दिस एंगल इज 60, so this angle will be 30 degrees. So angle of incidence will be 30 degrees for this face.
क्लियर? अब देखो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमें मिल गया, I इज इक्वल टू है 30 डिग्रीज, हेंस जो साइन I होगा वो हो जाएगा साइन 30। सो साइन 30 होता है 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग क्रिटिकल एंगल निकालेंगे, और ये हम जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हायर होगा तो TIR होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं, हमने बताया था कि जो साइन IC होता है, जहां पे IC हमारा क्रिटिकल एंगल है, ये होता है 1/n, जहां पे n इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये √3 गिवन है। तो साइन IC हमको मिल जाएगा 1/√3। क्लियर है? तो देखो ये साइन I है हमारे पास 1/2 और ये है 1/√3। अब √3 1.732 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1.732। तो 1.732 2 से कम है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो इस वैल्यू से हायर होगी। क्योंकि यहां डिनोमिनेटर कम है, यहां ज्यादा है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब जो साइन I होगा इट विल बी लेस देन, ये 2 ज्यादा है तो ये वैल्यू लेस हो गई, तो साइन I विल बी लेस देन साइन IC। सो I विल बी लेस देन IC। I विल बी लेस देन IC अगर है तो इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, तो TIR नहीं होगा। TIR नहीं होगा तो लाइट हमारी ऐसे इस फेस से पास कर जाएगी। क्लियर है? अब हमें ये एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है, ये वाला एंगल E, ये एंगल हमको निकालना है। तो ये एक्चुअल में एंगल ऑफ इमर्जेंस भले ही इसको हम लोग कह रहे हैं, लेकिन ये है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्योंकि इस फेस के लिए देखो, तो इस फेस के लिए तो ये वाली रे एंगल, ये इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहां पे हम लोग लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ। क्या लगा सकते हैं? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ की अगर हम लोग हेल्प लें फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो हमको मिल जाएगा साइन I की जगह पे 30 डिग्री लिखेंगे, डिवाइडेड बाय साइन R की जगह पे E आएगा। ये होता है N2(1), यानी कि N2/N1, N2/N1। तो N2 होता है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट जा रही होती है। तो लाइट यहां पे जा रही है एयर में, बाहर, तो बाहर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और जो अंदर है पहला मीडियम इस फेस के लिए वो ग्लास है, और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमको √3, तो ये हो जाएगा √3 नीचे। तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो साइन E हमको मिल जाएगा √3 साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा साइन E इज इक्वल टू √3/2, और साइन की √3/2 वैल्यू होती है 60 डिग्रीज पे। तो अब इसी को हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, साइन E इज इक्वल टू साइन 60, so E will be 60 degrees, so angle of emergence will be 60 degrees here। क्लियर है? एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारा हो जाएगा 60 डिग्रीज। क्लियर है सबको? नोट डाउन कर लो, लिख लो। खूब प्रैक्टिस करो, अपने आप से 1-2 बार करो, एक बार समझ लो, जब लगे कि समझ में आ गया है तो अपने आप से इसको करो, और अपने आप से कर ले जाओ तो बहुत अच्छी बात है, ना करो तो एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, अगर फिर भी समझ में ना आए तो दोबारा पूछो, लेकिन इसको करो जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 गिवन है,
moves parallel to the base line of the prism inside it. Find the angle of incidence for this ray. Angle of incidence इस बार हमको निकालना है। तो देखो 48th क्वेश्चन है ये। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको निकालना है। इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है, तो जैसे प्रिज्म इक्विलैटरल है तो उसका मतलब ए होगा प्रिज्म एंगल 60 डिग्रीज। ये क्लियर हो गया होगा। इक्विलैटरल प्रिज्म में तो सारे एंगल 60 होंगे। अब कह रहे हैं कि ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है प्रिज्म के थ्रू वो बेस के पैरेलल है, और ये हमने कई बार समझाया है कि जब रिफ्रैक्टेड लाइट जो प्रिज्म के थ्रू जाती है अगर वो बेस के पैरेलल होती है तो वो मिनिमम डेविएशन का केस होता है। किसका केस होता है? मिनिमम डेविएशन का। तो ये केस होगा हमारा मिनिमम डेविएशन का, और मिनिमम डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमको आई निकालना है। तो देखो हमने बताया था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है मिनिमम डेविएशन के टाइम पे वो हमारा होता है a प्लस dm/2। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, डेरिवेशन के टाइम पे ये प्रूफ किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब मिनिमम डेविएशन का केस होता है तो आता है a प्लस dm/2। क्लियर? अब देखो हमने प्रिज्म फार्मूला डेराइव किया था अगर याद होगा, और n हमको प्रिज्म का गिवन है √3 क्वेश्चन में। हमने प्रिज्म फार्मूला डेराइव किया था n इज इक्वल टू साइन, यही वाला पूरा a प्लस dm/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। ये हमने किया था डेराइव। अब ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इसकी जगह पे हम लोग आई लिख सकते हैं। तो और n हमको गिवन है √3, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन a/2 है, तो ये हो जाएगा साइन 60/2, एंड साइन 60/2 विल बी साइन 30, एंड साइन 30 विल गेट मल्टीप्लाइड हियर। सो साइन आई विल बी √3 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, तो साइन आई हो गया हमारे पास √3/2, और साइन की वैल्यू √3/2 होती है 60 डिग्री पे, तो इसी को हम लोग साइन 60 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू साइन 60। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 60 डिग्री। कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। किसी और तरह से झमेले में फंसते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ए बी इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो मिरर वाले क्वेश्चंस बेसिकली हटा भी सकते हैं, क्योंकि मिरर हट गया है इस बार, रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर्स, तो उसको हटा सकते हो। अब कह रहे हैं प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, तो ये भी मिरर का ही है, इसको भी हटा सकते हैं क्योंकि मिरर हट गया है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिरर फार्मूला और रिफ्लेक्शन ये सब कुछ हट गया है। अब ये कह रहे हैं ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, ये भी मिरर का है तो इसको भी नहीं करना है। कह रहे हैं हाउ डज फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस चेंज, हाँ ये लेंस का है तो ये करना है। ये जो मैं हटने की बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला, ये सब कुछ ये हटा है सिर्फ जो 2021 में 21 में जो एग्जाम होने वाला है, सिर्फ इसके लिए। ये ध्यान रखना, हमेशा के लिए नहीं, ये 2021 के लिए हटा है तो कोविड-19 के चक्कर में। अब ये कह रहे हैं हाउ डज फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस चेंज when red light incident on it is replaced by violet light, give reason for your answer। तो हमको बताना है कि एक्चुअल में जो रेड लाइट है वो रिप्लेस हो रही है वायलेट लाइट से।
तो बताना है फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा आ चुका है और इसको हम लोग कर चुके हैं, प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें देख लेना। ये क्वेश्चन जब हम लोग एक लाइट कलर को दूसरे लाइट कलर से रिप्लेस करते हैं तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला। तो ये एक बार देख लेना, वो वहां पे हम लोग यही क्वेश्चन और यही था, वो रेड लाइट वायलेट लाइट से ही रिप्लेस हो रही थी। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्योंकि होता क्या है कि एक ही क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है किसी अदर ईयर में, और किसी अदर ईयर में ये 3 मार्क्स में आ जाता है। तो वो 2 में भी हम लोग कर चुके हैं, कहीं आया था, और अभी 3 में है, इसको भी करने की जरूरत नहीं है, वही क्वेश्चन है रिपीटेड, मतलब बिल्कुल वही है, कोई चीज़ चेंज नहीं है। तो वो देख लेना। अब ये कह रहे हैं 53rd क्वेश्चन में 2 thin lenses of power -4D and 2D are placed in contact coaxially. Find the focal length of this combination. तो हमको कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बतानी है। क्वेश्चन नंबर ये है 53। इसमें हमको फर्स्ट लेंस की पावर गिवन है P1 -4D और सेकेंड लेंस की पावर गिवन है P2 और ये गिवन है 2D। अब हमको रिजल्टेंट फोकल लेंथ चाहिए। तो हमने बताया था कि जब लेंसेज को हम लोग कांटेक्ट में रखते हैं तो उनकी पावर्स डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं। तो पावर्स हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं सिंस P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, सो P विल बी इक्वल टू -4 प्लस 2, -4 प्लस 2। तो ये हो जाएगा P की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा -2 डायोप्टर। हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि जो P होता है वो 1/f होता है, तो F हमारा हो जाएगा 1/P। तो अब F हमारा मिल जाएगा 1/-2, तो F हो जाएगा -0.5 मीटर। तो अगर इसी को सेंटीमीटर में हम लोग करना चाहते हैं तो हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? ठीक है। अब कह रहे हैं ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। तो ये मिरर का है, ये भी नहीं करना। अब ये कह रहे हैं 55th क्वेश्चन में अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट P, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दिस बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P. Draw a ray diagram and find the location of the point at which the beam would now converge. तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ये एनसीईआरटी में जब हम लोगों ने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया था तो वहां पे कर चुके हैं, उसको रेफर कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, ओके। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। तो रेनबो भी नहीं है अभी, इसको भी नहीं करना। अब कह रहे हैं द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 12 सेंटीमीटर फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। ठीक है, तो इसको करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 57। तो हमने बताया था क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ऐसे होता है, जो इसकी R1 रेडियस है इस तरफ, ये हमारी होती है पॉजिटिव, इस साइड होती है वो, और जो R2 इस तरफ रेडियस होती है ये होती है निगेटिव, क्योंकि वो इस साइड है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब कॉन्वेक्स लेंस की बात होती है तो R1 पॉजिटिव लेते हैं, R2 निगेटिव लेते हैं एज पर साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे R1 हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर, सो इट विल बी प्लस 10 सेंटीमीटर, और R2 हमको गिवन है 16 सेंटीमीटर, सो इट विल बी -16 सेंटीमीटर, and focal length of the lens is also given which is
12 centimeter and it will be positive 12 centimeter as lens is convex, and we have to calculate the refractive index of the prism. तो हमने बताया था कि जो बाहर का मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग n1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो मटेरियल ऑफ द लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसको हम लोग n2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब बाहर कोई मीडियम गिवन नहीं होता है, अलग से स्पेसिफाइड नहीं होता है, तो बाहर हम लोग एयर मानते हैं, और यहाँ पे अलग से मीडियम स्पेसिफाइड नहीं है, सो यहाँ पे जो बाहर एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि 1। तो यहाँ पे देखो तो n1 हमको गिवन है 1, बाहर एयर है इस वजह से, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताना है, मींस वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला। मैं बार बार ये बता रहा हूं, लेंस मेकर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस के लिए। अब तुम जानते हो कि जो 1/f होता है ये होता है n21 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, 1/f की जगह पे 1/12 इज इक्वल टू n21 विल बी n2/n1 - 1 इंटू ये हो जाएगा 1/10 और माइनस ऑफ 1/-16 ये हो जाएगा। अब ये तो हो गया 1/12 इज इक्वल टू n2 हमें निकालना है, n1 1 हो गया, और -1 इंटू 1/10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/16। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, एक ही अननोन अब रह गया है n2, सॉल्व कर लेना, हमको n2 मिल जाएगा। क्लियर है? n2 यहां से हमको कैलकुलेट होके मिल जाएगा। लिख लो। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेसेस। मतलब जो फोकल लेंथ है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस के दोनों ही जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं उनकी 2/3 टाइम्स है। तो जब दोनों ही सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर के 2/3 टाइम्स है फोकल लेंथ, इसका मतलब दोनों सरफेसेस के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। साइन भले ही अलग होता है, r1 का पॉजिटिव होता है, r2 का नेगेटिव होता है, बट इन मैग्नीट्यूड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस विल बी इक्वल। क्लियर? ठीक है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, एंड अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। So we will use lens makers formula, and it is question number 58. तो क्वेश्चन नंबर 58 में ये कह रहे हैं, यहां पे जो फोकल लेंथ है इट इज 2/3 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेसेस, सो f will be equal to 2/3r, एंड जो r1 होगा इट विल बी इक्वल टू प्लस r, चूंकि पॉजिटिव होता है बाई साइन कन्वेंशन, एंड r2 विल बी इक्वल टू माइनस r, चूंकि r2 नेगेटिव होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इन ऑप्टिक्स। सो अब हम लोग, और हमको फिर से बाहर का जो मीडियम है वो गिवन नहीं है। बाहर का मीडियम जब गिवन नहीं होता है तो बाहर के मीडियम को एयर लेते हैं, बार बार ये मैं बता रहा हूं। तो जो n1 होगा ये 1 हो जाएगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हमें फिर से लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो फिर से हमको n2 चाहिए, n2 निकालना है। फिर से हम लोग यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू n21 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2 होता है। हम लोग सारी वैल्यूज लिखेंगे, तो ये तो हो जाएगा 1/r, f है 2/3r, तो हो जाएगा 2r/3
इज इक्वल टू, और N21 हो जाता है N2 बाई N1 माइनस 1, R1 है प्लस R, तो ये 1 बाई R, माइनस R2 है माइनस R, तो ये हो जाएगा 1 बाई माइनस ऑफ R, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 3 बाई 2R इज इक्वल टू N2 निकालना है, और N1 1 हो गया माइनस 1, और इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ऐड हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा 2 बाई R। क्लियर है? ये R से R कैंसिल कर दो, तो अब हमको मिल गया फर्दर ये 2 आएगा, यहां डिवाइड हो जाएगा, ये 2 आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमको अब मिल जाएगा 3/4। 3/4 क्यों? चूंकि ये 2 पहले से है, ये 2 आएगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, और ये रह जाएगा राइट साइड में, तो राइट साइड में हमको मिल गया है, और N2/1 N2 ही होगा, तो ये हो जाएगा N2 माइनस 1 राइट साइड में, तो ये 1 आएगा इधर ऐड हो जाएगा, सो N2 विल बी इक्वल टू 3/4 प्लस 1, तो N2 हमें मिल जाएगा 3 प्लस 4/4, तो ये N2 मिल जाएगा 7/4। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विल बी 7/4। क्लियर है सबको? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे हो जाएगा हमारा 7/4। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यहां तक करेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो फर्स्ट टॉपिक था वो ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है, और इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का वो स्टार्ट होगा। उसमें बेसिकली हम लोग करेंगे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा हैं उसमें, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या ये सारी चीज़ें, तो वो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, और जो डाउट्स हों उनको कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।